स्टूडेंट्स, आज हम कीन्स के अर्थशास्त्र की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। कीन्स 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक लोकप्रिय, प्रभावशाली एवं महान अर्थशास्त्री माने जाते हैं। वे केवल अर्थशास्त्री ही नहीं बल्कि अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति थे। वे कैम्ब्रिज कला मंच के संस्थापक भी थे। कीन्स को नवीन अर्थशास्त्र का नेता तथा प्रसिद्ध कीन्स प्रेरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में उनका योगदान उल्लेखनीय है। कीन्स ने अपने जीवन काल में 20 से अधिक पुस्तकों की रचना की थी, जिसमें उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति 1936 में पब्लिश द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी को माना जाता है। कीन्स की यह प्रसिद्ध कृति 1930 की महान आर्थिक मंदी का परिणाम थी। इस पुस्तक ने परंपरावादी अर्थशास्त्र के स्थान पर नवीन अथवा कीन्स प्रेरित अर्थशास्त्र को जन्म दिया। कीन्स के अर्थशास्त्र की विशेषताओं को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि आप लोगों का जो ग्रुप बन रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें कीन्स के अर्थशास्त्र के और पूरा जो कीन्स है उसके नोट्स भी दिए जा रहे हैं, तो आप उन्हें भी फॉलो करें और अपना एक रजिस्टर मेंटेन करें जिसमें सारे नोट्स को आप उतारते चलें, और साथ में वीडियोस को भी अगर आप देखेंगे तो आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। कीन्स के अर्थशास्त्र की हम विशेषताओं की चर्चा कर रहे थे। इसमें हम लोग सबसे पहली विशेषता लेंगे अल्प अवधि अर्थशास्त्र। कीन्स ने अपने सामान्य सिद्धांत में अपने मॉडल को एक अल्प अवधि मॉडल माना है। उन्होंने दीर्घकालीन संतुलन की अपेक्षा अल्पकालीन संतुलन को बहुत अधिक महत्व दिया है। उनका मानना है कि दीर्घकाल में तो हम सब मर जाएंगे, इसलिए उन्होंने दीर्घकाल की अवहेलना की है। कीन्स का मॉडल अल्प अवधि मॉडल होने के कारण उन्होंने बहुत सी बातों जैसे श्रम, उपकरण, तकनीक, उपभोक्ता की आदतें व रुचि आदि को दिया हुआ माना है। अल्प अवधि के कारण ही यह माना कि आय और रोजगार में परिवर्तन समान अनुपात में होता है। प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि के संबंध में प्रोफेसर कीन्स ने कहा है कि प्रभावपूर्ण मांग या तो विनियोग में वृद्धि के कारण या उपभोग में वृद्धि के कारण बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अल्पकाल में उपभोग में वृद्धि संभव नहीं है, अतः विनियोग को बढ़ाना आवश्यक होता है। यदि हम प्रभावपूर्ण मांग की यहाँ बात करें तो इफेक्टिव डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई। सी यहाँ उपभोग से है, सी का मतलब और आई का मतलब इन्वेस्टमेंट से है। जो कि कीन्स का जो सिद्धांत है वो अल्पकाल से संबंधित है, इसलिए उपभोग को यहाँ पे हमने स्थिर मान लिया है, क्योंकि उपभोग आय के आकार और उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, जिसे हम अल्पकाल में स्थिर मान लेते हैं। दूसरा जो हमारा बिंदु है वो है व्यापक अर्थशास्त्र। कीन्स ने अर्थशास्त्र की दूसरी विशेषता यह बताई कि यह एक बहुत ही व्यापक अर्थशास्त्र है। प्रारंभिक अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन व्यक्ति को आधार मानकर किया था और उनके इस अर्थशास्त्र को विशिष्ट अर्थशास्त्र की संज्ञा दी जाती थी। परंतु प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की तरह कीन्स ने अपने विश्लेषण को व्यक्तिगत फर्मों तथा व्यक्तिगत उद्योगों पर निर्भर नहीं रखा, बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित रखा है। उन्होंने राष्ट्रीय आय अथवा कुल आय का विधिवत विवेचन किया, जिसके परिणाम स्वरूप ही राष्ट्रीय आय के अध्ययन एवं विश्लेषण को पर्याप्त प्रेरणा मिली। कीन्स अपने विश्लेषण को केवल राष्ट्रीय आय तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि वो और आगे बढ़े और उन्होंने राष्ट्रीय आय को रोजगार, ब्याज व मुद्रा सिद्धांत से संबंधित किया है। नेक्स्ट बिंदु है हमारा
मुद्रा अर्थशास्त्र। कीन्स के अर्थशास्त्र को मौद्रिक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। कीन्स ने सामान्य सिद्धांत व मौद्रिक सिद्धांत दोनों को अर्थशास्त्र की दो अलग अलग शाखाएं नहीं रहने दिया, बल्कि सफलतापूर्वक दोनों को मिला दिया है। कीन्स ने बताया कि मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम ही नहीं, बल्कि मूल्य का मापक और संचय का साधन भी है। मौद्रिक विश्लेषण के द्वारा सामान्य आर्थिक विवेचन करने की कीन्स की पद्धति बहुत ही विशेष थी। प्रोफेसर डिलार्ड कहते हैं कि जब वह मौद्रिक सिद्धांत के संकुचित क्षेत्र से सामान्य आर्थिक सिद्धांत के विस्तृत क्षेत्र की ओर प्रविष्ट हुआ, तो कीन्स ने संपूर्ण आर्थिक पद्धति में रोजगार एवं उत्पादन के निर्धारण में मुद्रा को आश्चर्यजनक स्थान प्रदान किया। कीन्स ने हर एक वस्तु की गणना मौद्रिक संज्ञा में की। वो कहते हैं कि एक मजदूर मजदूरी इसलिए करता है ताकि मुद्रा के रूप में उसे आय प्राप्त हो। एक उपक्रमी लाभ की इच्छा रखता है और आधुनिक समाज ने मुद्रा उपार्जन की अनेक संस्थाओं को जन्म दिया है। अगला हमारा बिंदु है सामान्य सिद्धांत। कीन्स के अर्थशास्त्र की एक अन्य विशेषता इसके सामान्य स्वरूप में है। कीन्स का सिद्धांत एक सामान्य सिद्धांत है, विशिष्ट सिद्धांत नहीं। अन्य शब्दों में अगर हम यह कहें कि कीन्स का सिद्धांत सभी प्रकार की परिस्थितियों पर क्रियाशील होता है। उदाहरण के लिए यह सिद्धांत पूर्ण रोजगार, पूर्ण से कम रोजगार व पूर्ण से अधिक रोजगार की स्थितियों पर लागू होता है। कीन्स के सिद्धांत की तुलना में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने सदा ही एक विशेष स्थिति पूर्ण रोजगार पर ही बल दिया। इसी कारण कीन्स ने इसे अपने सामान्य सिद्धांत का एक विशेष अंग माना है। इसके अतिरिक्त कीन्स के सिद्धांत की सामान्यता इस बात में भी निहित है कि यदि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में रोजगार और उत्पादन में हुए परिवर्तनों से संबंधित है, जो लोग इसकी सामान्यता पर इसलिए संदेह करते हैं कि यह सिद्धांत सभी स्थानों पर व सभी समय में लागू न होकर सार्वभौमिक सत्यों का सृजन नहीं करता, अच्छा हो यदि वे सामान्य सिद्धांत के अध्ययन पर अपना समय नष्ट ना करें। जैसा कि हम यह चर्चा कर रहे हैं कि इसकी सामान्यता रोजगार के सभी स्तरों का तथा उन बातों का जिन पर रोजगार निर्भर करता है का अध्ययन करने में है। कहने का मतलब ये है कि कीन्स का सिद्धांत एक सामान्य सिद्धांत है जो सभी प्रकार की परिस्थितियों पर क्रियाशील होता है। नेक्स्ट है हमारा बिंदु स्थैतिक तथा प्रावेगिक अंश। कीन्स का सिद्धांत स्थैतिक है, तुलनात्मक है या प्रावेगिक है। यह हम तब बता सकते हैं जब हमें इन तीनों के बारे में पता हो कि इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या होता है। हालांकि स्थैतिक, तुलनात्मक स्थैतिक अर्थशास्त्र और प्रावेगिक अर्थशास्त्र, इसका हम बहुत पहले इसके वीडियोस भी भेज चुके हैं और इसके बारे में बता भी चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दोहरान हो जाएगा। स्थैतिक अर्थशास्त्र में कुछ तत्वों जैसे आय, स्वभाव व रुचि को दिया हुआ मान लेते हैं और फिर दो चरों में कार्यात्मक संबंध स्थापित किया जाता है। तुलनात्मक स्थैतिक अर्थशास्त्र में हम एक संतुलन से दूसरे संतुलन पर जाते हैं और उनकी परस्पर तुलना करते हैं। इसमें एक तत्व के परिवर्तन का अंतिम प्रभाव किसी आर्थिक चल राशि या तत्व पर देखा जाता है, लेकिन परिवर्तन के मार्ग पर कोई विचार नहीं किया जाता। अतः दो स्थैतिक अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन ही इसका मुख्य विषय है। यह स्थैतिक इसलिए है क्योंकि इसमें समय तत्व की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, और तुलनात्मक इसलिए होता है क्योंकि इसमें दो संतुलन अवस्थाओं की तुलना की जाती है। परंतु